जैसा कि हमने पहले चर्चा की, लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है, इस विषय में लोक राजनीति का लोक प्रशासन से क्या द्वैत भाव है, क्या संबंध है, उसके पश्चात विधि का लोक प्रशासन से और लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे लोक प्रशासन और मनोविज्ञान। लोक प्रशासन को मनोविज्ञान ने किस प्रकार प्रभावित किया। क्योंकि लोक प्रशासन जो है व्यक्ति समूह का अध्ययन करता है। यह व्यक्ति समूह का जो कार्य है उसकी क्रियाकलापों की देखरेख करने वाला संगठन है। यानी ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई कृत्य जो प्रशासन की नीतियों का क्रियान्वयन करता है, वह लोक प्रशासन है। तो व्यक्ति समूह से संबंध होने के कारण उस व्यक्ति समूह का सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, यह लोक प्रशासन में आवश्यक है। इस दृष्टि से मनोविज्ञान है वो मनुष्य की मनस्थिति का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान अपने अध्ययन एवं परीक्षण के आधार पर यह बता सकता है कि कौन सा प्रोत्साहन किस व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह हेतु किस समय सबसे अधिक प्रभावशाली होगा, प्रभावकारी होगा उस कदम से उठाने से। मिस फोलेट ने औद्योगिक क्रांति के पश्चात औद्योगिक समाज की जो समस्याएं आई और उसमें मानव व्यवहार को परिवर्तन किया, मानव व्यवहार का अध्ययन करने पर जोर दिया गया। मानव व्यवहार का जो अध्ययन है वह आवश्यक हो गया, जिसका जनक मिस फोलेट को माना जाता है। उसके बाद में एल्टल मेयो ने मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। ओथोन प्रयोग वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के माध्यम से उसमें कहा कि व्यक्ति मशीन नहीं है। व्यक्ति को मशीन मानकर कठोरता से या दंड दे के, पुरस्कार दे के कोई काम नहीं करवाया जा सकता। व्यक्ति अपनी इच्छाएं हैं, उनकी कोई अपनी रुचि या अपना मानवीय प्रकृति है, वो किस स्थिति में अच्छा काम कर सकता है। इसलिए जितने भी लोक संगठन हैं या व्यावसायिक संगठन हैं उसमें मनोविज्ञान पर जोर दिया जाने लगा। और प्रारंभ में जो व्यावसायिक संगठन हैं उनमें मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में अध्ययन किया कि मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन एक मानवीय तत्व को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाए, ताकि उनकी अच्छी स्थिति के बारे में, उनके लिए कार्य करने की जो स्थिति है वो अच्छी अवस्था में ला सके और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद किया जा सके। ये व्यावसायिक प्रशासन के रूप में आया और धीरे धीरे लोक प्रशासन में भी वो अपनी जगह बना पाया। इस स्थिति में प्रारंभ में प्रशासक मनोविज्ञान पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है और उसका व्यवहार हमेशा बुद्धि और विवेक पर आधारित है। परंतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति होने से प्रशासकों का अपना दृष्टिकोण को सोचने पर मजबूर होना पड़ा और अब ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा है कि मनोविज्ञान सभी मानवीय संगठनों में महत्वपूर्ण ढंग से अध्ययन आवश्यक है। इसका या मानवीय संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में काम करता है। ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। इसलिए कैटलिन ने लोक प्रशासन के साथ लोक प्रशासन का मनोविज्ञान का व्यावहारिक दृष्टि से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। जैसे कि कैटलिन ने मानना है कि लोक प्रशासन का मनोविज्ञान का व्यावहारिक दृष्टि से अत्यंत गहरा संबंध है। कारण मनोविज्ञान मनुष्य की मनस्थिति का अध्ययन करता है और मनोविज्ञान अपने अध्ययन और परीक्षण के आधार पर यह बता सकता है कौन सा प्रोत्साहन किस व्यक्ति विशेष समूह या व्यक्ति समूह के लिए किस समय अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करेगा। ये एल्टल मेयो ने भी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ओथोन प्रयोग में भी ये सिद्ध किया कि व्यक्ति कठोरता से या दंड से या पुरस्कार से काम नहीं करता। उसकी खुद की इच्छाएं होती हैं, उसका खुद का मनोविज्ञान है। वह किस अवस्था में किस तरह से अच्छा कार्य कर सकता है या ज़्यादा उत्पाद कर सकता है। वह, जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत में मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वह व्यावसायिक प्रशासन में शुरू हुआ, बाद में लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसलिए सामाजिक मनोविज्ञान मनुष्य के सामाजिक आचरण का विज्ञान है और सामाजिक क्रियाकलाप के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु
मनोवैज्ञानिक का आधार बहुत आवश्यक है। यानी सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान मनुष्य के सामाजिक आचरण पर जोर देता है और यह विषय अभी नया है, सामाजिक विज्ञान के विकास पर विशेष प्रभाव डालता है और सामान्यतः माने जाने लगा कि सामाजिक क्रियाकलापों के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु मनोविज्ञान का आधार नितांत आवश्यक है। सामाजिक मनोविज्ञान ने लोक प्रशासन को महत्वपूर्ण तथ्य दिए। इसने प्रशासकों को मानव आचरण का आधुनिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया और मनोविज्ञान उपागम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि कानून और नियमों द्वारा निर्धारित प्रत्येक औपचारिक संगठन के पीछे निहित उस अनौपचारिक संगठन की खोज हो गई। तात्पर्य यह है कि प्रशासक को मानवीय आचरण का आधुनिक अध्ययन के लिए इसने प्रेरित किया और मनोवैज्ञानिक उपागम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि कानून और नियमों द्वारा निर्धारित प्रत्येक औपचारिक संगठन के पीछे निहित उस अनौपचारिक संगठन की खोज हो गई। यानी जिस औपचारिक संगठन में हम काम कर रहे हैं या औपचारिक संगठन को हम देख रहे हैं, प्रशासक उस औपचारिक संगठन, कॉलेज एक संगठन है और कॉलेज में प्राचार्य द्वारा किस प्रकार से व्यक्ति का मनोविज्ञान है, चाहे वह सहायक कर्मचारी से लेकर मंत्रालय कर्मचारी, चाहे प्राध्यापक गण हैं, उसका अपना अपना मनोविज्ञान क्या है, इस दृष्टि से प्राचार्य का जो अध्ययन है वह उस औपचारिक संगठन के पीछे कोई अनौपचारिक संगठन या समूह है, कोई चाय पर बैठने वाला समूह है या अन्य कोई अनौपचारिक संगठन है या समूह है, वह किस प्रकार से औपचारिक संगठन के पीछे कार्य करता है और वह ज़्यादा प्रभावी रहता है। जो संगठन के संचालन में लगे हुए लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों और उनके प्रवृत्तियों के फलस्वरूप स्वतः विकसित हो जाता है। यानी अनौपचारिक संगठनों को पैदा नहीं किया जाता, वह स्वतः विकास हो। मानवीय स्वभाव है कि दो आदमी साथ बैठ के काम करते हैं, यानी कम से कम दो से अधिक व्यक्ति साथ में बैठेंगे तो बहुत सी चर्चाएं होती हैं और बहुत सी चर्चाएं होती हैं तो घर, परिवार, समाज, संगठन और कार्यालय के बारे में चर्चा होती है। इसलिए उस औपचारिक संगठन के पीछे जो अनौपचारिक तत्व है या अनौपचारिक जो संगठन पैदा होता है, जो स्वतः विकसित होता है, उस औपचारिक संगठन के पीछे जो संचालन में लगे जो व्यक्ति हैं और सामाजिक संबंधों और उनकी प्रवृत्तियों के फलस्वरूप जो अनौपचारिक संगठन स्वतः विकसित हो जाता है। और यदि संगठन का अध्यक्ष और उसका, जैसे कि मैंने कॉलेज का अध्ययन, कॉलेज के संगठन की बात की, प्राचार्य, प्राध्यापकगण, मिनिस्ट्रियल सहायक कर्मचारी, वो किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, किन किन तत्वों के आधार पर। इसलिए प्राचार्य को आवश्यक होगा कि वह उसको अच्छा मनोवैज्ञानिक हो। प्रशासक को आवश्यक होगा कि वह एक अच्छा मनोविज्ञान का जानकार हो, तभी वह मन स्थिति समझकर उनसे किस प्रकार से कार्य लिया जा सकता है, उनको किस प्रकार से काम में लगाया जा सकता है या लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता, ये उस प्रशासक पर निर्भर करता है। यदि किसी प्रशासक को यह पहले पता चल जाए कि किसी आज्ञा के विरुद्ध लोग उठ खड़े हो जाते हैं, तो वह इसके लिए पहले से तैयार हो सकेगा। मनोवैज्ञानिक उसे ये बता सकेगा कि किस प्रकार उसे अपनी योजना अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे कि वह उसे स्वीकार करने का प्रतिरोध न करे तथा उसे सफल बनाने का प्रसन्नतापूर्वक सहयोग दे। इसलिए लोक प्रशासन का जो अध्ययन है, अपना अपना मनोविज्ञान है, अपने अपने तरीके से काम करता है।
अधिकारी के समक्ष बैठकर चर्चा करना, चर्चा में शामिल होना, और कई बातें उससे नई बात सामने आती हैं तो प्राचार्य को या अन्य प्रशासक को वह उस क्षेत्र में काम करने की जो स्थिति है, मन स्थिति है, उसका अध्ययन और परीक्षण करने के पश्चात उसको पता होता है कि वह किस प्रकार से उनसे कार्य करवाया जा सकता है या कार्य किया जा सकता है। इसलिए प्राचीन समय में जो प्रशासन में जो स्थिति थी, भय दिखाकर काम करवाया जा सकता था, तब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की इतनी आवश्यकता थी। न इसके बारे में अध्ययन किया जाए। मनोविज्ञान अपना अलग अनुशासन था और अन्य विषय अलग अनुशासन। तो आज उत्तर व्यवहारवाद के बाद, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बाद में मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो व्यवहारवाद की क्रांति आई, उस व्यवहारवाद ने सोशल साइंस का कोई भी जो विषय है वो उससे अछूता नहीं रहा, या व्यवहारवाद की आंधी में ऐसा कोई अनुशासन उससे प्रभावित हुए बिना नहीं हुआ। इसलिए मनोविज्ञान ने प्रत्येक विषय को प्रभावित कर कर मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर जोर देने को कहा है, या मानवीय तत्व का अध्ययन किस प्रकार से किया जा सकता है, या उनसे कैसा आचरण कैसा होगा और संगठन पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी योजनागत नीति सफल हो या नहीं होगी, ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर कह सकते हैं। आज भय के स्थान पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाने लगा। आज समूह विज्ञान, मनोविज्ञान पर अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि प्रशासक को दिन रात समूह के क्रियाकलापों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि कॉलेज में सहायक कर्मचारी, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, प्राध्यापकगण और अपने अपने तरीके की मतिर मुंडेर भिना, यानी हर व्यक्ति का अपना अपना दिमाग है। तो उस मनोविज्ञान को समझने का जो एक तर्क और बुद्धि है, उस आधार पर उनसे किस प्रकार से कार्य लिया जा सकता है, ये एक मनोविज्ञान है। प्रशासन में प्रोत्साहन, प्रतिष्ठा और मनोबल की समस्याएं मूलतः मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान तो पूर्णतः नया विज्ञान ही बन गया है। कार्मिकों के चयन हेतु मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा है। कार्मिक प्रशासन पर मनोवैज्ञानिक धारणाओं का अधिक प्रभाव पड़ता जा रहा है। मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं से विभिन्न व्यक्तियों के प्रशासन के लिए आवश्यक गुण, जैसे कि नेतृत्व, बुद्धिमत्ता, लीडरशिप, प्रत्यायोजन, नियंत्रण की सीमा, इन आदि गुणों का जो प्रभाव है वह उससे ठीक प्रकार से मनोवैज्ञानिक अध्ययन या परीक्षण से लगाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं को शैक्षिक योग्यताओं से भी अधिक महत्व दिया जाने लगा है। कोई भी, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे वह राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, उनमें एक व्यक्ति मनोविज्ञान का बैठाया जाता है कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है। जब वह चयन हेतु अपने उस पद के अनुरूप उसकी मनोदशा क्या है, वह क्या सोच रहा है, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर मनोविज्ञान का जानकार व्यक्ति बताता है कि ये इस पद के योग्य है या नहीं। इसलिए प्रत्येक साक्षात्कार में, चाहे वो राजस्थान लोक सेवा आयोग का हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग का हो, एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया जाता है, या मनोवैज्ञानिक होता है जो ये बताता है कि ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति इस बारे में ये सोच रहा है। इसलिए मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। प्रशासन को प्रशिक्षण देने और जनता के साथ संपर्क बनाए रखने और प्रचार कार्य करने के बारे में मनोविज्ञान ने प्रशासकों को नई तकनीक और पद्धतियों से परिचित करवाया। यानी जनता के साथ संपर्क बनाए रखने, यानी जनसंपर्क स्थापित करने और उसका प्रचार करने, विज्ञापन करने, एग्जीबिशन के द्वारा, नुक्कड़ सभाएं करके, तो मनोविज्ञान ने प्रशासकों को नई तकनीक और पद्धतियों के बारे में परिचित किया जाने लगा। जो व्यावसायिक प्रशासन का जो जोर था वह अब लोक प्रशासन में भी आने लगा।
इसलिए मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर जोर व्यक्ति के आचरण व्यवहार पर जोर दिया जाने लगा, और व्यक्ति क्या सोचता है, किन परिस्थितियों में ठीक ढंग से वह कार्य कर सकता है, इसको हम मनोविज्ञान कहेंगे। इसलिए लोक प्रशासन का मनोविज्ञान से जो गहरा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, वह प्रशासकीय क्रियाओं में सन्निहित मनोवैज्ञानिक तत्वों के अनुसंधान के परिणाम स्वरूप प्रशासन को यांत्रिक संबंधों के स्थान पर मौलिक रूप से मानवीय संबंधों की व्यवस्था का भाग माना जाने लगा है, या व्यवस्था माने जाने, यानी जो प्रशासन व्यक्तियों के आचरण और व्यवहार का अध्ययन करता है, जो पहले औपचारिक संगठन के रूप में केवल मशीन के रूप में माना जा रहा था, और एल्टन मेयो ने सिद्ध किया कि व्यक्ति का जो व्यवहार है उसके अध्ययन के बिना उससे ठीक परिणाम हम संगठन के में नहीं पा सकते। इसलिए एल्टन मेयो ने यह सिद्ध किया कि मानवीय जो अध्ययन है, मानवीय आचरण का जो अध्ययन है वह आवश्यक है, और इससे औपचारिक संगठन के साथ जैसा कि अनौपचारिक संगठन पैदा नहीं होता, वो स्वतः विकास होता है। कॉलेज में, स्कूल में या अन्य किसी भी भाग में अपना एक वर्ग होता है, 4-5 व्यक्ति चाय पे जाते हैं, 4-5 व्यक्ति बाहर जाते हैं, या 4-5 व्यक्ति एक समूह में बैठ के बातचीत करते हैं, या अन्य जगह अपना अपना एक समय व्यतीत या अपना एक समूह के रूप में अपनी घर, ऑफिस, कार्य या जो भी है क्रियाकलापों की बातें करती हैं। वो तत्व है कहीं ना कहीं उस संगठन का प्रभावित करता है, और वो बातें जब संगठन के उच्च अधिकारी के पास पहुंचती हैं तो वह उसको सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे व्यक्ति का जो औपचारिक संगठन के पीछे जो अनौपचारिक संगठन का जो सोच है उसका परिणाम ये होने वाला है। तो व्यक्ति पहले सावचेत होकर उस तरफ कदम बढ़ाता है। जैसा कि हर्नल क्लीवलैंड ने टेंशन थ्योरी दी, यानी प्रशासक को या विभागाध्यक्ष को ये चाहिए कि संगठन में, हालांकि ये ज़्यादा सफल नहीं होता और बहुत कम समय के या कुछ परिस्थितिवश या किसी विशेष स्थिति में ये सिद्धांत काम आ सकता है, तनाव थ्योरी, टेंशन थ्योरी अर्नल क्लीवलैंड का, कि व्यक्ति है वह अपने तरीके से काम करना पसंद करता है, और संगठन में बहुत से तत्व हैं एक दूसरे के विरोधी में, परस्पर एक दूसरे के विरोधी भी काम करते हैं। तो प्रशासक को चाहिए कि वह व्यक्तियों में आपस में झगड़े करवा दे, और जिससे संगठन में तनाव उत्पन्न हो जाए, और तनाव उत्पन्न होगा तो सब असुरक्षा की भावना से कार्य करेंगे, असुरक्षा की भावना उनमें पैदा होगी तो वह अपने अपने ढंग से ठीक तरीके से अपना अपना कार्य करेंगे और संगठन ठीक तरह से काम करने लगे। ये एक विशेष परिस्थिति में होता है, ये जरूरी नहीं कि सभी स्थितियों में ये टेंशन थ्योरी काम दें, परंतु कहने का मतलब जैसे कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में हॉथॉर्न प्रयोग के माध्यम से एल्टन मेयो ने सिद्ध किया, मानव व्यवहार पर अध्ययन पर जोर दिया गया जिससे अनौपचारिक संगठन पैदा हुए। और मिस फॉलेट ने औद्योगिक समाज का अध्ययन करते समय सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक पहलू पर अध्ययन पर जोर दिया। लोक प्रशासन में भी औद्योगिक समाज से या औद्योगिक व्यवसायी संगठनों से लोक प्रशासन में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाने लगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रत्येक डिपार्टमेंट में औद्योगिक समाज या औद्योगिक विषयों और व्यावसायिक संगठनों से लोक प्रशासन में भी आने लगा। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो विषय है वो अनुसंधान और व्यवहारिक और रिसर्च और डेवलपमेंट है, यानी अनुसंधान और विकास का जो एक विभाग है, प्रत्येक विभाग में ये एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देता है। वह किस प्रकार से परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को कैसे काम में लिया जा सकता है या किस तरह से उनको क्रियान्वयन किया जा सकता है, ये संगठन के उद्देश्य बने थे। इसलिए आज हम ये लोक प्रशासन और मनोविज्ञान के अध्ययन पर जोर देते हुए मनोवैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है, इसलिए ये आवश्यक है।